अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे और ये अलजेब्रिक मैनिपुलेशन न्यू मैथमेटिक्स बुक कराची बोर्ड से ये क्वेश्चंस आपके लिए लिया गया है। ठीक है, तो मैं उसी से इसको सॉल्व करवाऊंगा। आप इसमें सॉल्व क्या करोगे, इसमें आप एलसीएम निकालना सीखोगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। कोई हमारे पास एक्सप्रेशन दिया होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा, उसकी मदद से हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, हमने नॉर्मल तरीके से सीखा हुआ है कि एलसीएम किस तरह से निकालते हैं, उसमें वो मेथड भी अप्लाई होगा साथ साथ, लेकिन साथ साथ हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हिसाब से अपने एलसीएम निकालना है। तो सवाल हमारे पास क्या लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से एलसीएम निकालना है और इसको देखते हैं हम किस तरह से निकालते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया या बेल के आइकन को क्लिक नहीं किया, तो प्लीज जल्दी से जाएं, बेल के आइकन को क्लिक करें, आपके नीचे ही ऑप्शन में आ रहा होगा, और साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि तमाम लेक्चर्स के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो, या अगर आपने मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तमाम क्लासेस के बुक्स के हिसाब से मैंने लेक्चर्स अपलोड किया है, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए बगैर इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन लिखा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपने जो सवाल आपके पास जो सवाल लिखा होगा, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 27a4 5b की पावर 5c का स्क्वायर एंड 81a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c 8। तो हमें इसी को देखते हुए सॉल्व करना है। सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद जो आपके पास सवाल लिखा होगा उसको लिख दो। क्या लिखा हुआ है 27a4 b5 c2 एंड दूसरी वैल्यू क्या लिखी हुई है 81a स्क्वायर b स्क्वायर और c8। तो ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज लिखी हुई थी, मैंने इस वैल्यू को लिख दिया। अब क्या करना है, हमें एक एक करके सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसका सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या लिखा हुआ है 27a स्क्वायर, a की पावर क्या है बेटा 4 b5 c2, मैंने सबसे पहले इसको लिख दिया। और 27 का क्या ले लूंगा बेटा, एलसीएम ले लूंगा। क्या ले लूंगा, 27 का एलसीएम ले लूंगा। 27 का एलसीएम लो, 3 9 जा 27, 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो मैंने क्या किया बेटा, एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने के बाद मैंने क्या करना है, उस एलसीएम के जितने भी फैक्टर्स बने उसको यहाँ पर लिख लेना है। तो चलो और लिख कर देखते हैं किस तरह से बन रहा है। मेरे पास क्या है, पहले 27 जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास बचा 3, एक दफ़ा 3 है, फिर उसके बाद 2 दफ़ा 3 है और 3 दफ़ा 3 है। तो मैं तीनों दफ़ा 3 लिख दिया। अब क्या देखूंगा बेटा, मैं अपने अल्फाबेट्स देखूंगा, मतलब वेरिएबल्स देखूंगा। वेरिएबल्स मेरे पास कितना, ए 4 दफ़ा है, 4 दफ़ा है, तो मैं क्या लूंगा, ए को 4 दफ़ा लिख दूंगा। ठीक है, तो मैंने ए को क्या करा बेटा 4 दफ़ा लिख दिया। उसके साथ साथ बी मेरे पास कितनी दफ़ा है, 5 दफ़ा है, तो मैं बी को भी 5 दफ़ा लिख दूंगा। 1 2 3 4 5, मैंने बी को 5 दफ़ा लिख दिया। उसी तरह से मैं क्या करूंगा, उसी तरह से मैं अब मेरे पास जो सी है तो मैं सी भी 2 दफ़ा लिखना है, स्क्वायर है तो 2 दफ़ा मैं सी लिख देता हूँ। मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ, सी और सी। ठीक है, मैं ये लिख दिया। अब क्या करना है बेटा, अब आपने निकालना है 81 का फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, क्या करना है 81 को लिखता हूँ। क्या लिखा मेरे पास 81 a स्क्वायर b स्क्वायर और c8। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास क्या आ रहा है। तो मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आया, देखो 81 का एलसीएम लेते हैं और देखते हैं कौन सी टेबल से कटेगा ये। तो एलसीएम जब हम 81 का लेंगे तो हमें सामने ही पता चल रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल 3 की टेबल से कट सकते हैं। तो 3 की टेबल से काटते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। 3 2 जा 6, इसमें 2 बच गया, वहां चले गए तो कितना हो गया 21। तो 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो मेरे पास ये बनकर आ गया एक एलसीएम का फैक्टर। तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस फैक्टर्स को यहाँ लिख देना है इसकी जगह में, क्योंकि मैंने पहले इसको सॉल्व किया है और फिर देन इसको सॉल्व किया है। तो इसके फैक्टर्स क्या बन के आए बताओ मुझे। एक दफ़ा 3, 2 3 दफ़ा 3 है मेरे पास, भाई चारों दफ़ा 3 है, तो क्या करना है 4 दफ़ा मैं 3 लिख देता हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास ए कितनी दफ़ा लिखना है, 2 दफ़ा लिखना है, तो मैं ए को 2 दफ़ा लिख देता हूँ। फिर मेरे पास बी कितनी दफ़ा लिखना है, बी को भी 2 दफ़ा लिखना है, तो मैं कहता हूँ बी को भी 2 दफ़ा लिख देता हूँ। और आखिरी में सी कितनी दफ़ा है, 8 दफ़ा है, वहाँ जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सी को 8 दफ़ा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और यूं करके ये 8, मैंने 8 दफ़ा क्या करा बेटा, सी को लिख दिया। अब याद रखना कि हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कॉमन
लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लीस्ट कॉमन एलसीएम निकालने हैं, तो इसका निकालने का तरीका क्या होता है? बहुत आसान तरीका होता है। आपने क्या करना होता है, आपने इसमें पेयर्स बनाने होते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम का फॉर्मूला लिख लो जिसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है। मैं लिखूंगा एलसीएम जो कि बराबर होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। आपको क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना होता है नॉन कॉमन फैक्टर से। तो कॉमन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो एक जैसे होते हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स वो होते हैं जो एक जैसे नहीं होते हैं। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है और कुछ नहीं करना है। देखो आप घबराना नहीं, बहुत आराम से हो जाएगा। सबसे पहले आप देखो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, क्या है 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो 2 दफ़ा 3 है तो मैं 1 दफ़ा लिख दूंगा, ठीक है। मतलब हमें पेयर बना बना के लिखना है। सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिखें जो जो सेम सेम है, ये दोनों सेम है तो मैंने इसको लिख दिया। फिर इसके बाद देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो मैंने क्या करा, इसको भी 1 दफ़ा लिख दिया, ठीक है। फिर देख रहा हूँ 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी, तो मैंने इसको एक और दफ़ा लिख दिया, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, अब देखो यहाँ 3 है लेकिन 3 यहाँ नहीं है, तो इसको लिखने का फायदा नहीं है, हम इसको नॉन कॉमन फैक्टर्स में लिखेंगे, कॉमन में नहीं लिखेंगे। अब देखो a यहाँ पे भी है और a यहाँ पे भी है, तो मैंने क्या करा, 1 दफ़ा a लिख दिया। फिर देखा a यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी है, तो मैंने एक और दफ़ा लिख दिया। फिर मैंने देखा एक यहाँ पे भी है और लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो मतलब इसको लिखना नहीं है, इसको हम किस में लिखेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर्स में लिखेंगे। मैं एक दफ़ा कैमरे में देख लेता हूँ आपको तमाम वर्डिंग नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ जी बिल्कुल नज़र आ रही है। मैं मार्कर चेंज करके ही कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखे, ठीक है। ठीक है, ये a मैंने लिख दिया। फिर क्या करना है बेटा, अब देखते हैं तो मैं b यहाँ पे भी है, ठीक है, और b यहाँ पे भी है, तो एक दफ़ा मैं b भी लिख दूंगा, ठीक है। फिर इसका देख रहा हूँ b एक यहाँ पे भी और एक b यहाँ पे भी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख दूंगा। फिर देख रहा हूँ इसके आगे b नहीं है तो मैं b नहीं लिखूंगा, ठीक है। वो सारे किस में चले जाएंगे, नॉन कॉमन फैक्टर्स में चले जाएंगे। फिर मेरे पास c 2 दफ़ा है और c 2 दफ़ा यहाँ पे भी, तो मैं एक एक दफ़ा इसको लिख लूंगा। तो मतलब मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ c 1 दफ़ा और 1 दफ़ा c और लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। अब क्या करना है बेटा, अब हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर लिखना है। तो नॉन कॉमन फैक्टर के लिए मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई का निशान डालूंगा और नॉन कॉमन फैक्टर में जो जो वैल्यूज आपकी बच जाएगी उसको लिख दोगे। यहाँ से क्या बचा, एक यहाँ से 2a बचा है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, 2 दफ़ा a लिख देता हूँ, 1 और 2 दफ़ा a हो गया। फिर मैं देखता हूँ मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास यहाँ से b 2 हो चुका था, 1 2 3 b यहाँ बचा है, यहाँ पे एक भी b नहीं बचा है, तो मैं क्या करूँ, 3 दफ़ा b और लिख दूंगा। मैं एक काम करता हूँ, अपना ये कैमरा को थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ ताकि आपको तमाम चीज़ें नज़र आ जाएं। तो मैं अपने कैमरा को नीचे कर दिया, वहाँ जगह नहीं, मैं यहाँ लिखता हूँ। b मुझे कितनी दफ़ा लिखना पड़ेगा, मुझे b यहाँ पे 2 दफ़ा हो चुका था, 1 2 3 दफ़ा और लिखना पड़ेगा b को, 1 2 और 3 दफ़ा लिख देता हूँ मैं भी। फिर उसके बाद क्या है बेटा, c को देखो, वहां से 2c हो चुका था, यहाँ से 2c कट गया, तो कितना बचा, 1 2 3 4 5 6, तो c को मैं कितनी दफ़ा लिखूंगा, 6 दफ़ा, 1 2 3 4 5 और 6। तो मैंने क्या करा, 6 दफ़ा c भी लिख दिया, 6 दफ़ा 2 दफ़ा मैंने b लिखा, a लिखा, जो जो मेरे पास नॉन कॉमन फैक्टर थे मैंने नॉन कॉमन फैक्टर में लिखा और जो जो मेरे पास कॉमन फैक्टर में थे बेटा उसे मैंने कॉमन फैक्टर में लिख दिया। बहुत आसान है, इजी सा है, कुछ नहीं करना, बस और सिर्फ आपको यही काम करना है। इसमें बहुत आसान सा एक्सरसाइज है। अब क्या करना है, सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर देना है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट नहीं किया, इसमें 3 जो था, एक यहाँ पर था, 3 और 3 का मैं लिख दिया, लेकिन एक 3 मेरे यहाँ पे रहता था, तो मैंने इनके बीच में नहीं लिखा है। मैं क्या कर देता हूँ, मैं आखिरी में 3 लिख देता हूँ, क्योंकि एक 3 नॉन कॉमन भी था ना, तो उस 3 को भी लिखना होगा ना, तो मैंने कर लिया। अब क्या करना है बेटा, इसको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर देनी है। देखते हैं किस तरह से होगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 एक और 3 है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 9 27 3 जा हमारे पास होता है 81, ठीक है। 9 हमारे पास 81 ही होता है। मैं एक बार वेरीफाई भी कर रहा हूँ कैलकुलेटर से, जी बिल्कुल 81 होता है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो मैं क्या लिख दूंगा, 81 लिख दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, मैं ऊपर इसका आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मिटाता हूँ, हमें मिटाने के बाद आंसर ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो मैंने 81 लिख दिया। अब मैं देख रहा हूँ a कितना है मेरे पास, 1 2 3 4, मेरे पास a 4 है, तो मैं क्या लिख दूंगा, a की पावर 4 लिख दूंगा। फिर इसके बाद b देखो कितना है, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड हो रहा है, 1 2 3 4 5 है, तो b 5 है, मैं लिख देता हूँ b की पावर 5। और c देख लो कितना है बेटा, 1 2 3 4 5 6
6 7 8 टोटल कितने 8 हैं। सी तो मैं लिख दूंगा 8 की पावर 8, सी की पावर 8। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा था, बस क्या करना ना मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी थी कॉमन फैक्टर को और नॉन कॉमन फैक्टर को। चलो और इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि हमारे पास क्या है ये 3 वैल्यूज 3 एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है। एक दफ़ा मैं सवाल को वेरीफाई भी कर देता हूँ मेरे पास क्या है जी। तो बिल्कुल हमारे पास सवाल ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा बेटा, सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है और सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने एक एक करके सबको सॉल्व करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं 24 104 और 300 का एलसीएम निकाल लेता हूँ ताकि मुझे बार बार निकालने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। मेरे पास सबसे पहले निकालता हूँ 24 का। ठीक है, 24 का एलसीएम क्या होगा मेरे पास 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो मैंने निकाल दिया 24 का एलसीएम। अब क्या करूंगा बेटा, मैं 104 का निकालूंगा। मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे 104 और इसका भी एलसीएम निकाल लेता हूँ। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 2 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 13 1 ज़ा 13, क्योंकि 13 किस टेबल में नहीं आता तो मैंने क्या करा 104 का भी एलसीएम निकाल दिया। अब 300 का भी निकाल लेता हूँ। 300 का मेरे पास क्या 300 लिखता हूँ यहाँ पे और इसका एलसीएम निकालता हूँ। देखो 2 150 ज़ा 300, 2 75 ज़ा 150, 2 2 ज़ा आइगन 2 की टेबल से आप ये नहीं काटेगा। अब कौन सी टेबल से काटेगा, आप ये 3 की टेबल से काटेगा क्योंकि 7 लिखा हुआ है ना। तो 3 2 ज़ा 6 और एक यहाँ जाएगा 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने एलसीएम निकाल दिया इसका, क्योंकि एलसीएम क्या था आपका निकालना ही था हर सवाल में। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने इसका एलसीएम निकाल दिया। देखो अब बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से सॉल्व होगा, उसी तरीके से करना है, कोई मसला इसमें नहीं आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। सबसे पहले मैं 24 का लिखूंगा। मैंने लिखा 24, पी का 4, क्यू का 3, आर का 4। ठीक है, इक्वल टू डाल के मैं बाकी वैल्यूज को लिख देता हूँ। 24 का क्या है मेरे पास 3 दफ़ा 2 है, 1 2 3 और उसके बाद आखिरी में क्या है 3 है। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे पी को 4 दफ़ा लिखना है। पी 1 देखो पी 4 दफ़ा है ना, 1 2 3 4। फिर मुझको क्यू को कितनी दफ़ा लिखना है, 3 दफ़ा लिखना है। मैं क्यू को 3 दफ़ा लिख देता हूँ, 1 2 3 और आर को कितनी दफ़ा लिख देता हूँ, 4 दफ़ा लिख देता हूँ, 1 2 3 और 4। तो मैंने 4 दफ़ा आर लिख दिया। अब क्या करना है बेटा, मुझे दूसरा वाला लिखना है। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है 104 P5 Q4 R3। ठीक है, तो इसका 104 का मेरे पास क्या है 3 दफ़ा 2 और 1 दफ़ा 13 है। ठीक है, तो एक मैं ब्रैकेट ही में लिख देता हूँ क्योंकि सब ब्रैकेट में लिखा है तो वही अच्छा लगेगा। 2 और फिर आखिरी में क्या है 13 है, मैं 13 लिख दिया। इसके बाद मुझे पी कितने दफ़ा लिखना है, 5 दफ़ा लिखना है। तो लिखना 1 2 3 4 5। फिर इसके बाद मुझे कितना दफ़ा लिखना है, क्यू 4 दफ़ा लिखना है, 1 2 3 4 और आर कितनी दफ़ा लिखना है, 3 दफ़ा लिखना है, 1 2 3। ठीक है, कोई मसला नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ मैंने एलसीएम लेने के बाद तमाम वैल्यूज को उतनी दफ़ा मैं लिखते जा रहा हूँ। और उसके साथ साथ जब मैं 300 का निकाला था तो 300 का भी लिख देता हूँ। सवाल लिख देता हूँ, क्या लिखा हुआ है 300 P3, फिर इसका क्यू के ऊपर कोई पावर नहीं है और आर के ऊपर 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी हिसाब से करते हैं। 300 का मेरे पास क्या आया था, 2 दफ़ा 2 आया है, 1 दफ़ा 3 आया है और 2 दफ़ा 5 आया है। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना होगा बेटा, अब इसके बाद मुझे करना होगा बाकी जो p की वैल्यू, p मेरे पास 3 दफ़ा है क्योंकि p की पावर क्यूब है। तो 1 2 3, क्योंकि मैं 3 में सही से भी लिख देता हूँ, आपको सही से नजर भी आ जाए। ठीक है, और फिर इसके बाद q एक ही दफ़ा है तो मैं q को एक ही दफ़ा लिख दूंगा। और r मेरे पास कितने थे, 8 दफ़ा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मैंने 8 दफ़ा आर्क भी लिख दिया। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है, बस आपने इसको इसी तरह से करना है। अब क्या करना है बेटा, अब आप लोगों को ये करना है कि आपको पेयर बनाना है। सबसे पहले हम 3 का पेयर देखेंगे, फिर 3 का पेयर होने के बाद मतलब 3 से पेयर से मुराद अगर 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी है तो मैं एक दफ़ा लिख लूंगा। ठीक है, फिर मैं तीनों में देखने के बाद फिर मैं 2 का पेयर देखूंगा, फिर 2 का पेयर के बाद जो आखिरी में बचेगा उसको लिख दूंगा। मतलब कॉमन फैक्टर्स पहले लिखूंगा और नॉन कॉमन फैक्टर बाद में लिख दूंगा। ठीक है, तो आज बेसिकली सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ LCM। मैंने क्या लिखा, LCM लिख दिया और LCM लिखने के बाद मैंने क्या डाला, इक्वल टू का निशान डाला। तो आ जाओ, तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ बेटा
2 यहाँ पे भी है, 2 इस वाले में भी है, 2 इस वाले में भी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक दफ़ा लिख दूंगा। तो मैंने एक दफ़ा लिख दिया। फिर क्या लिखोगे बेटा, मेरे पास 2 इस वाले में भी है, 2 इस वाले में भी है, 2 इस वाले में भी है। तो मैं क्या करूंगा, एक और दफ़ा 2 को लिख दूंगा, क्योंकि अभी मैं सबसे पहले 3 का पेयर देख रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं देखूंगा आगे, मैं देख रहा हूँ 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, लेकिन 2 यहाँ पर नहीं है। तो अभी नहीं लिख रहा हूँ, अभी सिर्फ और सिर्फ 3 का पेयर देख रहा हूँ। ठीक है, फिर उसका देखता हूँ मैं अगला, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे, मतलब अभी भी इसका पेयर नहीं बना है। फिर उसके आगे चलता हूँ, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, P यहाँ पे भी है, P यहाँ पे भी है, P यहाँ पे भी है और P यहाँ पे भी है। तो मैं क्या लिख दूंगा, एक दफ़ा P लिख दूंगा। आ जाओ, कोई मसला नहीं है, बस आपको देख के काम करना है किस तरह से लिख रहे हो। ठीक है, पहले कॉमन फैक्टर्स लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर इसके मैं देखता हूँ P यहाँ पे भी है, मार्कर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। एक P यहाँ पे भी है, एक P यहाँ पे भी है, एक P यहाँ पे भी है। तो मैं एक और दफ़ा P लिख दूंगा। ठीक है, मैंने एक और दफ़ा P लिख दिया। फिर देख रहा हूँ मैं P यहाँ पे दोबारा है, P यहाँ पे भी है और P थर्ड यहाँ पे भी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा लिख दूंगा। मैं ऊपर मार्कर से इसलिए निशान डालूं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने ये चीज़ें लिख चुके हैं। फिर देखो मेरे पास P यहाँ पे है, P यहाँ पे है, लेकिन P यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद Q में आते हैं। Q मेरे पास यहाँ पे भी है, Q मेरे पास एक यहाँ पे भी है और एक Q यहाँ पे भी है। तो मैं एक दफ़ा उसको लिख लूँगा Q को, क्योंकि हमें एक एक दफ़ा लिखना है ना, 3 का पेयर बना के देख रहे हैं। फिर देखो मेरे पास Q और कहीं है, मैं देख रहा हूँ मेरे पास Q इधर है, लेकिन इधर भी है, लेकिन इधर नहीं है। थर्ड वाले में हमारे पास Q नहीं है, तो Q नहीं लिखते हैं। अब दूसरा देखते हैं, अब R देखते हैं। एक R यहाँ पे भी है, एक R यहाँ पे भी है और एक R यहाँ पे भी है। तो मैं कितनी दफ़ा लिख दूंगा, एक दफ़ा लिख दूंगा, क्योंकि अभी हम 3 का पेयर बना रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, बस मैं 3 का पेयर बनाते जा रहा हूँ। ठीक है, फिर एक R यहाँ पे भी है, एक R यहाँ पे भी है और एक R यहाँ पे भी। तो मैं क्या करूँगा, एक और दफ़ा R लिख दूंगा। बिल्कुल आपको बिगिनर लेवल से बता रहा हूँ कि किस तरह से इसको अरेंज करके लिखना है आपने। ठीक है, फिर एक R यहाँ पे भी है, एक R यहाँ पे भी है और एक और R यहाँ पे भी। 3 का पेयर बना के हम देख रहे हैं और साथ साथ लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक और R आ गया, वहाँ जगह नहीं है, पे नीचे लिखूंगा। ठीक है, अब देखता हूँ एक R यहाँ पे भी है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे R नहीं है। तो मतलब अब क्या होगा, इसका पेयर नहीं बन सकता। अब हमने सबको देख लिया 3 का पेयर बनाते हुए। अब किसका देखेंगे, अब 2 का पेयर देखेंगे। अगर किसी 2 में कॉमन आ रहा है तो उसको भी हम कितनी दफ़ा लिख देंगे, एक दफ़ा लिख देंगे। तो ठीक है, तो हम 2 का कॉमन देखते हैं और देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं देख रहा हूँ 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है और तीसरे में होगा नहीं क्योंकि हमने लिख चुका है। तो हमने क्या कर दिया, एक दफ़ा लिख दिया। फिर मैं देख रहा हूँ 3 यहाँ पे भी है और 3 कहीं और है, इस वाले में 3 नहीं, लेकिन 3 यहाँ पे भी है। तो इसका दोबारा 2 का पेयर बना, तो मैं 3 को एक और दफ़ा लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है बेटा, ये पूरा मैं लिख चुका हूँ। अब मैं इसमें देखता हूँ एक P यहाँ पे है, एक P यहाँ पे है, लेकिन ये P पूरा हो चुका, तो एक और दफ़ा क्या हो जाएगा, P लिखा जाएगा। अब देखते हैं हम Q को देखते हैं। एक Q यहाँ पे भी है, एक Q यहाँ पे भी है और Q यहाँ पे नहीं, तो एक ही दफ़ा लिखाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखता हूँ मैं और Q है क्या, एक Q यहाँ पे भी है, एक Q यहाँ पे भी है, तो इसको भी एक दफ़ा लिख देंगे, क्योंकि 3 का पेयर तो हम लोग देख चुके हैं। अब हमारे पास जो चीज़ें, अब R देख लेते हैं। ठीक है, एक R यहाँ पे भी है और इसमें R नहीं था, लेकिन इसमें एक R था। तो मैं लिख दूंगा, एक दफ़ा R लिख दूंगा, क्योंकि मैं अब 2 का पेयर देख रहा हूँ। इस बात को याद रखना, पहले 3 का पेयर देखा, फिर 2 का पेयर देखा। ठीक है, अब देख लो, अब हमारे पास सारा सॉल्व हो चुका है, क्योंकि हम पहले वाले को देख रहे हैं कि हमने सबको उसमें से निकाल चुके हैं। अब जो चीज़ें इसमें बच गई है ना अनकॉमन को, उसको उतनी दफ़ा लिख दो, जितनी दफ़ा लिखी है उतनी दफ़ा लिख दो। एक हमारे पास इसमें तो सब कुछ लिखा गया, इसमें से मेरे पास एक 13 बच रहे हैं और क्या बच रहा है, एक और P बच रहे हैं, तो मैंने एक और P लिख दिया। इसके अंदर से एक Q बच रहा है, तो मैंने एक और Q लिख दिया। अब नीचे चले जा रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। यहाँ से R पूरा लिखा चुका है, यहाँ से 2 दफ़ा 5 और लिखाएगा, एक दफ़ा 5, 2 दफ़ा 5 और फिर मेरे पास यहाँ से P पूरा लिखा चुका है। यहाँ से R बच गया है कितना, 1 2 3 4, तो मैं 4 दफ़ा R को लिख दूंगा। अब क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है और देखना है कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है। आप जब इस 2 को इस 2 से और ये 2 3 और ये 5 7 जितने भी नंबर्स हैं 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, फिर 13 से, फिर 2 को, फिर 3 से, फिर 5 को, 5 से, इस तरह से इसको सबको कैलकुलेटर में डालके जब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आई थिंक सो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा 2800। ठीक है, 2800 के करीब आपके पास नंबर आएगा। कैसे, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, फिर 4 को आपको 13, फिर 4 को आपको 2 से करना होगा 8 आएगा, फिर 8 को 3 से, फिर जो वैल्यू आएगी वो 13 से, फिर 13 की वैल्यू को 5 से, फिर उसकी वैल्यू 5 से। तो ऐसे करते करते आपके पास सॉरी आपके पास 2800 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको सिंपल अल्फाबेट गिन लेना है। हमारे पास P कितनी दफ़ा, 1 2 3
4, 4 और 5, P हमारे पास 5 दफ़ा है तो मैं लिख दूंगा P5। उसी तरह से Q को देख लो, एक Q यहाँ पे है, 2 3 4, ठीक है। तो हमारे पास Q कितनी दफ़ा आ रहा है, 4 दफ़ा आ रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा, Q को 4 लिख दूंगा। और R भी गिन लेते हैं, हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे पास R कितनी दफ़ा आ रहा है, 8 दफ़ा आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये मेरा आंसर होगा LCM का। एक बार मैं क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर लेता हूँ कि हमारा आंसर यही आ रहा है कि नहीं यही आ रहा है। तो हमारे पास सेम यही आंसर आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं है, बस आपको पेयर सही से बनाना है। अगर आप पेयर सही से बनाओगे आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। चलें आए इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। इसमें एक तरह का ना एक्सप्रेशन दिया हुआ है, किसी में क्वाड्रिक दिया हुआ है, किसी में नॉर्मल दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करेंगे, इसको थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में सॉल्व करेंगे, लेकिन ये ज़्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू उससे। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि आपके पास क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ है। एक्सप्रेशन टाइप का लिखा हुआ है तो आपने एक्सप्रेशन टाइप का लिखना है। अगर यहाँ पे सिर्फ ये होता ना और ये चीज़ नहीं होता तो हम क्या करते हैं, 21 को एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल्स एक साथ आ चुके हैं और अलग अलग करके आए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 21 लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, 14x लिख लेंगे बेटा, ठीक है, कोई मसला नहीं। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने सवाल किया। आप मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो। अब क्या करना है बेटा, अब हम कर क्या सकते हैं, इसमें हम देख लेते हैं इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है। जी बिल्कुल, क्या चीज़ कॉमन आ रही है मेरे पास, इसमें से कॉमन मेरे पास 7 आ रहा है, क्योंकि 21 के टेबल में भी 7 आता है और 14 के टेबल में भी 7 आता है। तो मैं 7 कॉमन आ गया और x दोनों में, तो एक दफ़ा x भी कॉमन आ गया। 7 की टेबल कितनी दफ़ा पढ़ूंगा कि 21 आ जाए, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, एक x से एक x करता तो मेरे पास एक x बच गया, ठीक है। फिर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 1 7, 7 2 14 और x से x कट गया तो मेरे पास यही बच गया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेना। तो मैंने क्या करा बेटा, कॉमन ले लिया। तो पहली वैल्यू तो मेरे पास ये वाली आ गई, इसको मैं क्या कर देता हूँ, ब्रैकेट डाल देता हूँ ताकि मुझे डिफरेंशिएट कर सकूँ कि मेरे पास ये कोई कुछ निकला है आंसर। फिर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 3x, तो मैं क्या लिखता हूँ, 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। मैंने क्या करा, इस तरह से वैल्यू इसकी लिख ली। अब क्या करना है बेटा, इसमें कर क्या सकते हैं, इसमें तो कोई चीज़ कॉमन भी नहीं आ रहा। हाँ लेकिन एक चीज़ हो सकता है, इसका मिडल टर्म ब्रेक हो सकता है। हम मिडल टर्म ब्रेक निकालते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। मिडल टर्म में क्या करते हैं बेटा, लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 3 क्या होता है, 2 3 मेरे पास 6 होता है और इसका फिर एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 6, 3 1 3, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, 2 और 3 आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको इस तरह से प्लस माइनस करना है कि मेरे पास क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, माइनस का 2 माइनस का 3, मेरे पास क्या होता है माइनस का 5, क्योंकि मुझे माइनस का 5 चाहिए था तो मैंने माइनस का 2 और माइनस का 3 लिख दिया। अब क्या करूंगा बेटा, क्योंकि मैंने ये तमाम लेक्चर्स मिडल टर्म ब्रेक कैसे लेते हैं ये सब तमाम चीज़ें मैंने पहले भी समझा दी है, लेकिन मैं अभी फिर से आपको समझा रहा हूँ बिगिनर लेवल में। अगर आपको जाके दोबारा देखना है तो आप क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में देख सकते हो। चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी बहुत सारे मिडल टर्म ब्रेक का काम हो रहा है और साथ साथ चैप्टर नंबर 8, इन तमाम चैप्टर्स में आपको मिडल टर्म ब्रेक मिलेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, इसकी जगह जो मैंने ब्रेक किया है उसकी वैल्यू लिख दूंगा। क्या लिखूंगा, -2 और इसके साथ x, फिर -3 उसके साथ x, फिर +2। देखो मिडल टर्म ब्रेक का मतलब ये होता है बेटा कि आपके पास जो वैल्यू होती है वो वापसी आ जाए, ठीक है। ये माइनस माइनस करके जब हम उसको प्लस करेंगे हमारे पास क्या है, 2 और 2 + 3 कितना होता है, 5, तो हमारे पास 5 आ जाएगा और x आ जाएगा और माइनस का ही आएगा, ठीक है। और +2 हमारे पास वैसे लिखा जाएगा, सेम वैसे ही आंसर आ जा रहा है, ठीक है। आप क्या करना है बेटा, इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आएगी उसको लिखोगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ x आ रहा है, तो मैं लिख लेता हूँ x कॉमन लेता हूँ। इस x से ये x का तो एक x बच गया और 3 साथ लिखेंगे, 3x हो गया, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस होता है, इस x से ये x का तो मेरे पास क्या बचा, 2 बचा। क्यों कि दो चीजें सेम आई थी तो मैंने इसमें से x कॉमन ले लिया था। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से मैं जब देख रहा हूँ यहाँ 3x लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं क्या कॉमन लूंगा, जो साइन लिखा हुआ होगा उसको लिखूंगा और -1 को कॉमन ले लूंगा। क्योंकि अगर कुछ कॉमन नहीं आता या तो प्लस कॉमन आता है या फिर -1 कॉमन आता है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर ये 1 से कुछ कट ही नहीं सकता, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x माइनस प्लस फिर माइनस होगा, 1 से कुछ नहीं कर सकता, 2 वापसी आ जाएगा, ठीक है।
ये याद रखना, मल्टीप्लिकेशन करना मत भूलना, माइनस प्लस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये दोनों चीज़ें कॉमन आ रही है। जब दो चीज़ें कॉमन आ जाती है तो हम समझते हैं मेरा मिडल टर्म ब्रेक बिल्कुल सही निकला है। और आखिरी में क्या बच गया मेरे पास, x माइनस वन, ठीक है। पहले मैंने इस दोनों में से एक दफ़ा लिखा और जो आखिरी में बच गया उसको मैंने लिख दिया, तो मेरे पास दूसरी वैल्यू भी क्या हो गई बेटा, निकल गई, ठीक है। पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू। अब क्या करना है बेटा, अब देखना है तुम्हें एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, दोनों में से जो चीजें सेम होगी उसको एक दफा लिख दो। तो मैं देख रहा हूँ 3x माइनस टू यहाँ पे भी है, 3x माइनस टू यहाँ पे भी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक दफा लिख दूंगा। 3x माइनस टू मैंने एक दफा लिख दिया, क्योंकि कॉमन फैक्टर्स पहले लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखते हैं बेटा, इसके बाद हमें लिखना होता है नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स में मेरे पास क्या बचा है, एक x माइनस वन बचा है और मेरे पास एक 7x बचा है, तो मैं इसको भी साथ साथ दे दूंगा, x माइनस वन और 7x। आपकी बुक के अंदर 7x नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो गलत है बुक के अंदर आंसर। ये जो आंसर है बिल्कुल ठीक आया है, तो ये आप इसको बॉक्स बना लीजिएगा और इसमें क्या लिखिएगा, आंसर लीजिएगा और आपका बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया। क्योंकि ये ज़्यादा आसान लग रहा होगा, वो काफ़ी हमें लेंदी लग रहा था, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास क्या है, ये ज़्यादा आसान तरीके से सॉल्व हो जा रहा है। चलो आए इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो हमारे पास एक सवाल आ चुका है, बहुत आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या करना है बेटा, आपने सॉल्व करना है इसे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले ये जो पहला वाला सवाल है उसको हम लोग उतार लेंगे। इसमें भी क्या होगा बेटा, इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो हम लोग कॉमन नहीं लेंगे, हम बल्कि क्या लेंगे, मिडल टर्म ब्रेक लेंगे, क्योंकि ये एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला स्क्वायर है, आखिरी वाला x है और आखिरी वाला कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ऐसी होता है ना, स्क्वायर वाली टर्म हो, एक x हो और एक कांस्टेंट हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेंगे बेटा, 28 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि 28 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफिशिएंट के साथ तो 1 छुपा हुआ है, ठीक है, 1 छुपा हुआ है। तो 21 को जब मैं x के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 28 1 जा 28, तो मैं क्या कर लूंगा बेटा, यहाँ पे उसका एलसीएम ले लूंगा। तो 28 लिख रहा हूँ और इसका एलसीएम ले रहा हूँ। बताओ क्या एलसीएम आएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, क्योंकि 7 की टेबल के अलावा कोई चीज़ आता ही नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इसको ऐसे प्लस माइनस करना है कि मेरे पास 11 आ जाए। तो देखता हूँ 2 2 जा 4 और 4 प्लस 7 क्या होता है, हमारे पास 11 होता है ना, 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11। क्योंकि मुझे पॉजिटिव का चाहिए था तभी मैंने दोनों क्या लिखा है, पॉजिटिव में लिखा है, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा मैं, x का स्क्वायर लिखूंगा प्लस लिखूंगा 11 की जगह क्या लिख दूंगा, 4x और क्या 7x। तो मैंने 7x लिख दिया, फिर प्लस क्या लिख दूंगा 28, ठीक है। अब इन दोनों में से बेटा कॉमन क्या आ रहा है वो देख लो, इन दोनों से मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो मैंने x कॉमन ले लिया। इससे ये कटा तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ x बचा, क्योंकि 2x है तो एक x बच गया। फिर प्लस 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 ही होता है, इस x से ये x कटा तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ 4 बचा इसमें से। इन दोनों में से कॉमन देखो क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन मेरे पास 7 आ रहा है, क्योंकि 7 के टेबल में 7 भी आता है और 7 को जब 4 दफा पढ़ते हैं तो मेरे पास क्या आता है, 28 आ जाता है। तो मैं क्या करूंगा, 7 को कॉमन लूंगा और 7 से 7 काटा तो मेरे पास क्या बचा, x बचा। और प्लस प्लस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, और 7 को जब मैं 4 दफा पढ़ता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 28 आता है। तो मेरा मिडल टर्म वेरीफाई ऐसे भी हो जाता है कि मेरे पास दो चीजें क्या होती हैं, सेम आ जाती हैं। तो बता दो क्या आ गई, x प्लस 4 सेम आई, तो इसको एक दफा लिख दूंगा और आखिरी में जो बच गया उसको बाद में लिख दूंगा, x प्लस 7। तो कितना आसान सा था ना मिडल टर्म ब्रेक निकालना, तो हमने इसको आराम से निकाल दिया। अब हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है बेटा, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 12। इसका भी हम सबसे पहले क्या लेंगे, मिडल टर्म ब्रेक लेंगे कि 12 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, 12 ही आ गया। 12 का एलसीएम लो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। आप इसको इस तरह से प्लस माइनस करना है कि मेरे पास क्या आ जाए, x आ जाए, मतलब 1 आ जाए, ठीक है। x का मतलब 1x आ जाए, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कैसे होगा, 2 2 से क्या होता है 4 और 4 में से 3 माइनस कर देंगे, मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो सिंपल, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 4 माइनस 3। तो आ जाओ लिख देते हैं, x का स्क्वायर लिखें, पहले 4 लिख देता हूँ, x उसके साथ माइनस 3x माइनस का 12। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन मेरे पास फिर से x आ रहा है और क्या बच रहा है अंदर, x प्लस 4, और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, क्योंकि 3 की टेबल में 12 भी आता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो अंदर 3 से 3 करता तो मेरे पास सिर्फ x बचा, माइनस माइनस फिर प्लस बचेगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो दोनों में से फिर से कॉमन क्या चीज़ आ गया बेटा,
x प्लस 4 और इन दोनों में से क्या बच गया x माइनस 3। कितना आसान सा था, सिंपल सा था, हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, इसका एलसीएम निकालना होगा। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है ना बेटा, आराम से हो जाएगा। तो ठीक है, मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे LCM। ठीक है, दोनों में से सेम क्या आ रहा है, x प्लस 4 x प्लस 4, तो मैं क्या लिख दूंगा x प्लस 4, तो मेरे पास सेम आ रहा है। इसको मिटा लेना ताकि आपको डिस्टर्बेंस पेश ना आए। ठीक है, x प्लस 4 तो दोनों में सेम आ रहा है। फिर क्या है मेरे पास, जो नॉन कॉमन फैक्टर्स बच गए, एक x माइनस 3 है और एक x प्लस 7 है, तो मैं लिख देता हूँ x प्लस 7 और आखिरी में क्या लिख देता हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, x माइनस 3। तो ये क्या होगा बेटा, आपका आंसर होगा। इतना आसान सा था, सिंपल सा था, कोई इसमें कुछ चीज़ करनी नहीं थी, सिर्फ आपको वैल्यू लिखनी थी और आंसर लेके आ जाना था। ठीक है, यकीन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और 6 करते हैं और इस एक्सरसाइज को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। चलो और इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, बस लेंदी है, आराम से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसमें हमारे पास तीन एक्सप्रेशन दिए हुए। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, सॉल्यूशन लिखना है और सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहला वाला एक्सप्रेशन लिखना है, x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 आपने लिख दिया। अब क्या करोगे बेटा, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से, 3 6 जा कितना होता है बेटा, 18 होता है और 18 का क्या ले लोगे, एलसीएम। ठीक है, 3 6 जा 18, तो आप कौन सी टेबल से करना, 2 9 जा 18, फिर इसका क्या आता है 3 3 जा 9 और फिर क्या आता है बेटा 3 1 जा 3। तो मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई, 2 3 और ये। अब आपको क्या करना है बेटा, किसी तरह से 11 लाना है। तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 कितना होता है, 11 होता है ना। 9 प्लस 2 किसके बराबर होता है, 11 के बराबर होता है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 और 9। और जो 6x का स्क्वायर लिखा, 2x लिखा प्लस 9x लिखा प्लस 3 लिखा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, 2 यहाँ पे भी है 6 यहाँ पे भी है, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ और साथ साथ x दोनों साइड है तो मैं x को भी कॉमन ले लेता हूँ। 2 से 2 का था, 2 2 जा 1, 2 3 जा 6 और x से x का था, तो मेरे पास क्या बच गया, x बच गया। इस 2x से ये पूरा 2x कट गया तो मेरे पास क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि जब सब कट जाता है तो क्या बचता है, 1 बचता है। अब आ जाओ आगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन मेरे पास 3 आ रहा है तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और x वैसे ही लिखा जाएगा, प्लस 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 होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो और क्या बच गया, 3x हमारे पास सेम आ गया। हम इसको थोड़ा जल्दी सॉल्व कर रहे हैं ताकि कोई मसला ना हो। ठीक है, तो हमारे पास पहला एक्सप्रेशन निकल गया, 2x प्लस 3 आखिरी में मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे का निकालेंगे। दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा मेरे पास है 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 11। बेटे जब इसको आप किसी तरह से मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश करोगे ना तो इसका आंसर नहीं आएगा, इसका मिडिल टर्म ब्रेक निकल ही नहीं सकता। तो आप क्या करोगे, इसको सेम टू सेम इसी तरह से उतार दोगे क्योंकि इसका कोई मिडिल टर्म ब्रेक नहीं है। अब हम आखिरी वाले का करते हैं। ठीक है, आखिरी वाले में क्या है, 3x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस का 4। आपके बुक में ये x नहीं लगा हुआ, ये आप x लगा लीजिएगा क्योंकि इसमें x आना लाजमी है। अब क्या करोगे बेटा, आखिरी वाली टर्म को पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 जा क्या होता है, 4 3 जा 12, 12 का एलसीएम ले लो। आज क्या होता है, आई थिंक सो आप क्या करोगे इसको, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, यही होता है ना मेरे पास। अब आपको किसी तरह से इसमें क्या लाना है, माइनस का 11 लाना है। तो माइनस का 11 किस तरह से आएगा, 3 2 जा 6 और 6 प्लस 2 तो 12 नहीं होता, तो आप इस तरह से कर सकते हो बेटा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं 12 में से 1 को माइनस कर दूंगा, 3x का स्क्वायर माइनस 12x और प्लस x, क्योंकि ये जिससे माइनस होगा वापसी क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा और आखिर में क्या आ जाएगा, माइनस का 4। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से मेरे पास कॉमन आ रहा है बेटा 3 आ रहा है और इसके साथ साथ x भी आ रहा है। तो मैं 3 और x दोनों को क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। मैं एक बार देख लेता हूँ कि आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी बिल्कुल सही आ रहा है। तो मैंने क्या लिखा बेटा, इसमें 3x लिख दिया। अब क्या करना है, 3 से 3 कर रहा तो हमारे पास सिर्फ x बच गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 4 जा 12, तो मेरे पास 4 यहाँ बच जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का 1 कॉमन आ रहा है। जब प्लस का 1 कॉमन होता है तो अंदर वाली वैल्यू सेम टू सेम वैसी उतर जाती है। अब क्या मेरे पास x माइनस 4 कॉमन आ गया और इसमें से क्या आ गया, 3x प्लस का 1। अब हमें क्या करना होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना होगा और देखना होगा हमारे पास सेम चीजें क्या आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे मैं एलसीएम लिख देता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ क्या मेरे पास कॉमन आ रहा है, मेरे पास 3x यहाँ पे भी आ रहा है, 3
3x+1 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा लेकिन हम 2 का ले सकते हैं कॉमन, तो मैं इसको एक दफ़ा लिख दूंगा। 3x+1 को मैंने एक दफ़ा लिख दिया। फिर हमारे पास जो चीज़ें अनकॉमन है हम उसको लिख देंगे। क्या लिखा हुआ है मेरे पास? 2x+3, इसको भी लिख दिया। फिर मेरे पास क्या बच रहा है बेटा? ये वाली वैल्यू बची और एक ये वाली वैल्यू बची। वहाँ जगह नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ x-4 बच रहा है। तो 3x एक यहाँ पे बिटा, एक यहाँ पे बिटा, तो मैंने एक दफ़ा लिख दिया। फिर इसको मैंने लिख दिया अनकॉमन फैक्टर्स को, ये भी एक तरह का हमारे पास अनकॉमन था तो मैंने अनकॉमन लिख दिया। इसमें से x-4 एक अनकॉमन था और आखिरी में क्या बच रहा है मेरे पास? ये पूरी इक्वेशन टाइप की एक्सप्रेशन टाइप की बच रहा है, इसको भी मैं अनकॉमन में लिख दूंगा। 2x² -5x और आखिरी में क्या लिखा हुआ है? -11। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका एलसीएम होगा और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा था, आसान सा था, बस थोड़ा सा लेंदी था और कुछ नहीं। चलिए